बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बिद B2 चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं जिस बीमारी पे वीडियो बनाने जा रहा हूँ उसका नाम है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़, जिसको मुख्तसरन PAD या पैड भी बोलते हैं। ये एक बहुत कॉमन एक सर्कुलेटरी प्रॉब्लम है, जिसमें यह है कि आपकी जो जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज वो वेसल्स होती हैं जो हार्ट से ब्लड लेके जाती हैं, फ्रेश ब्लड जो, और पूरे जिस्म को सप्लाई करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो आर्टरीज होती हैं ना वो नैरो हो जाती हैं, मतलब तंग हो जाती हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो है लिम्स में, मतलब जो है आपकी जो टांगों में उसका जो ब्लड फ्लो है वो जो है ना वो कम हो जाता है। तो जब ये जो आपकी ये बीमारी ये आपको लाहक होती है तो उसमें आम तौर पे जो है ना जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो लेग्स हैं, उनको जो है ना वो सही मिकदार में खून नहीं मिलता, मतलब जो डिमांड के मुताबिक। तो इस वजह से जो है ना इसकी अलामात शुरू हो जाती हैं, यानी कि ख़ास तौर पे चलते वक्त जो है इंसान को जो है ना दर्द होना शुरू हो जाता है। उसको हम क्लाउडिकेशन कहते हैं अपनी टर्मिनोलॉजी में। और ये बीमारी सिर्फ टांगों को नहीं इन्वॉल्व करती, कभी कभी इसमें यह भी हो जाता है कि ये एक बहुत मतलब वाइड स्प्रेड जो है ना एक बीमारी होती है पूरे जिस्म को। मतलब ये होता है कि आपकी आपकी जो ब्लड वेसल में, जो आर्टरीज में वो फैट के डिपॉजिट्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के और इससे मसलन जो है हार्ट, दिमाग जो है वो भी इफ़ेक्ट हो सकते हैं। मतलब टांगों के साथ साथ मतलब जो है ना हार्ट की प्रॉब्लम या दिमाग की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़ाहिर है अगर फैट के डिपॉजिट्स आर्टरीज में होंगे तो जहाँ जहाँ भी वो डिपॉजिट्स होंगे वहाँ वहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका जो आम तौर पे जो है लोग अगर ख़ास तौर पे जो स्मोकर्स होते हैं वो अगर तंबाकू नोशी छोड़ दें, एक्सरसाइज करें और अच्छी डाइट लें तो वो जो है इसका कंट्रोल हो सकता है। तो अभी मैं आगे चल के इसका बताता हूँ कि कैसे आपने इसका कंट्रोल करना है। सबसे पहले तो इसकी सिम्टम डिस्कस कर लेते हैं, मतलब क्या अलामात होती हैं। कुछ आमतौर पे लोगों को जो है ना इसकी बहुत कम और या बिल्कुल अलामात इतनी नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों को जो है ना जब वो चलते हैं तो वो टांगों में यानी जो टांगों का निचले वाला हिस्सा है, जो पिंडलियाँ जिसको बोलते हैं, उनमें दर्द शुरू हो जाता है। वो जो है जो इसकी जो सिम्टम है जो है ना वो आपके एक तरह का क्रैम्पिंग की शक्ल में दायर होता है, मतलब जो है ना मसल पेन जो होता है। और मतलब ये बाजू में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि टांगों में भी हो, टांगों में ही हो मतलब। तो उसमें मतलब कोई एक्टिविटी करने से ये स्टार्ट होता है। जैसे मिसाल के तौर पर इंसान जब चलना स्टार्ट करता है तो वो जो है ना ये दर्द शुरू हो जाते हैं, और फिर जब रेस्ट करता है तो ये दर्द ख़त्म हो जाता है। तो जो इसकी पेन की लोकेशन है जो मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज में, वो डिपेंड करती है कि आपकी जो आर्टरी है वो कहाँ उसकी जो ना उसका जो पाथवे है वो नैरो हो गया, मतलब कहाँ से वो जो आर्टरी तंग है। तो सबसे ज़्यादा इसकी लोकेशन जो है ना वो मतलब जो इस बीमारी की वो लोकेशन जो है ना नीचे पिंडलियों में होती है, और काफ पेन जो है मतलब पिंडलियों का दर्द जो है ना सबसे मतलब ज़्यादा इसकी अलामत है। फिर इसकी जो दर्द की जो मतलब जो वो है वो जो है मतलब डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा आपकी बीमारी बढ़ी हुई है। माइल्ड डिस्कम्फर्ट भी हो सकता है तो, और शदीद दर्द भी हो सकता है। और अगर कुछ लोगों में कभी कभी इतना शदीद दर्द हो जाता है कि उनको चलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आ सकती है। चले मैं अब इनकी जो इस बीमारी के अलामात हैं वो मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। इसमें आमतौर पे क्या होता है कि जो आपकी जो क्रैम्प्स होते हैं, मतलब जो दर्द के जो है वो टीसें उठती हैं, वो एक या दोनों टांगों में हो सकता है, आपके हिप रीजन में, थाइस के रीजन में, और नीचे जो पिंडलियों में, जैसे मैंने बोला ना पहले, ज़्यादातर उधर होता है। ख़ास तौर पे जब इंसान चलना स्टार्ट करे या सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दे, इसको क्लाउडिकेशन कहते हैं। फिर जो है आपकी जो टांग में ना कमज़ोरी भी हो सकती है और नमनेस हो सकती है। नमनेस का मतलब यह है कि आपकी जो है आपकी सेंसेशन गायब हो सकती हैं, मतलब आपको कोई महसूस चीज़ें नहीं होती अगर बीमारी एडवांस स्टेज में चली जाए, ठीक है। और मतलब टिंगलिंग वगैरह भी हो सकती है, ऐसे इंसान को लगता है जैसे सुइयाँ सी चुभ रही हैं और इस तरह की जो कीड़े जैसे चल रहे हैं, तो ये तरह की फीलिंग हो सकती है। और आपकी जो है टांग जो है वो ठंडी भी पड़ सकती है, और आपका जो पाँव है उसके साथ उसी टांग का, या लट से दोनों टांगों है तो उसकी आपकी टांगें ठंडी हो सकती हैं।
या एक टांग का है तो मतलब ये ना कि ये आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप टच करके आपको फील करेंगे कि आपकी एक टांग ठंडी है और दूसरी जो है उसका टेम्परेचर नॉर्मल है। फिर ये कि जब ये बीमारी और बढ़ती है तो आपकी जो पाँव पे जो है ना सोर्स मतलब छोटे मोटे ज़ख्म हो सकते हैं और मतलब जो है जो आपको बाद में प्रॉब्लम कर सकते हैं और उसकी हीलिंग भी अच्छी नहीं होती। मतलब ये जो छोटे छोटे सोर्स हैं वो पाँव में या टांगों में भी हो सकते हैं। फिर आपकी जो टांगों का कलर भी चेंज हो सकता है। मैं साथ साथ जो जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो साथ साथ इमेजेस भी लगाता हूँ, इसलिए कि ताकि आपको बीमारी की जो है ना समझने में आसानी हो। तो साथ साथ आप इमेजेस भी देखते जाएं और मेरी बातों को भी गौर से सुनते जाएं। फिर ये कि आपकी जो उस टांग जिस टांग में वो ये आर्टरी का मतलब नैरो होगी है तो उसमें आपकी जो हेयर लॉस भी हो सकता है या जो है ना हेयर ग्रोथ बहुत जो है ना स्लो भी हो सकती है। आपके जो नाखून हैं पाँव के वो भी उसकी बहुत स्लो ग्रोथ हो सकती है और आपकी जो मतलब टांग की जो स्किन है वो बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल बहुत सारी और शाइनी ऐसे चमक रही है। और फिर यह कि इसमें जो है आपकी जो टांग है या जो पाँव है जिस साइड पे वो क्लैडिकेशन है जो प्रॉब्लम है उसकी जो पल्स है वो मतलब बहुत कमज़ोर हो सकती है या महसूस भी नहीं होती। मिसाल के तौर पे आपकी टांग के दरमियान ऐसे में ब्लॉक है तो नीचे जो अगर आप पल्स चेक करेंगे जब हम हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पल्स कभी कभी महसूस नहीं हो सकती होती। तो इसके अलावा मर्दों में मर्दाना कमज़ोरी भी हो सकती है। फिर यह कि अगर जो पैड है जो वो ज़्यादा प्रोग्रेस करता है तो वो जो है ना आपके इवन रेस्ट की हालत में भी मतलब आमतौर पे जैसे मैंने बोला है ना कि आमतौर पे जब इंसान चलना स्टार्ट करता है तो तब पेन शुरू होता है, लेकिन जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ जाती है तो रेस्ट पे भी मतलब बंदा आराम भी कर रहा हो तो फिर भी पेन हो सकता है। या फिर जो है ना आप लेटे हों तब भी पेन हो सकता है, उसको हम इस्कीमिक रेस्ट पेन कहते हैं। वो इतना शदीद हो सकता है कि आपकी वो जो है ना मतलब आप नींद से भी जा सकते हैं। फिर यह कि अगर आपको कभी कभी ऐसे लोग जो है ना कि वो जो है ना आप अपनी टांगें जो है ना वो बेड के ऐसे वो लटका लेते हैं या थोड़ा बहुत वॉक करते हैं रूम में तो उससे थोड़ा उनको टेम्परेरी तौर पे ना आराम महसूस होता है। अब यह कि इसमें यह कि जब आपको इस तरह की लेग पेन और या नमनेस हो रही, जैसे मैंने बताया ना कि सेंसेशन नहीं फील हो रही या किस तरह की कुछ और सिम्टम हो, तो उसको आप इसको लाइटली ला लेने के, जैसे ये बड़ी उम्र के लोगों में ऐसे हो जाते हैं, इसको आप सीरियसली लें और डॉक्टर से आप चेक करवाएं। तो फिर यह कि अगर इवन हमारे इधर वेस्टर्न कंट्री में तो इवन यहाँ पे स्क्रीनिंग होती है, अगर मतलब इसकी सिम्टम नहीं भी आ रही तो कुछ लोग जो 65 प्लस होते हैं तो उनकी स्क्रीनिंग भी इधर करवा लेते हैं। या फिर जिनकी उम्र जो है लोगों की 50 प्लस है और उनको हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या वो स्मोकिंग करते हैं तो उनकी भी स्क्रीनिंग हो सकती है। या अगर इवन वो 50 से कम भी हैं लेकिन डायबिटीज़ और जो है ना जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के मतलब पैड के रिस्क फैक्टर हैं, जैसे बहुत ज़्यादा मोटापा है या हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं, तो उनका भी जो है ना यहाँ वाला स्क्रीनिंग की जा सकती है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कि उनको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ तो नहीं हो रही। अब इसकी मैं आपको कॉजेज बताने लगा हूँ कि मतलब ये किस वजह से होती है। ये जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ होती है इसको जो है ना ये एथेरोस्क्लेरोसिस हम एक टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, उसकी वजह से होती है। उसमें क्या होता है कि जो छोटे छोटे ये समझ लें कि आपकी चर्बी के छोटे छोटे प्लैक्स होते हैं, टुकड़े कह लें, वो आपकी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाते हैं, चर्बी एक तरह की। तो उस वजह से ज़ाहिर है वो जब वो जमना शुरू हो जाएंगे, आपका जो फैट डिपॉजिट्स होना शुरू हो जाएंगे, तो आपकी जो ब्लड जो है ना वो सही तरह नहीं फ्लो उसका होगा और वो जो है ना फिर रिड्यूस हो जाता है ब्लड फ्लो। आमतौर पे ये जो इस तरह की चीज़ें वो यही समझी जाती हैं कि ये जो हार्ट की बीमारी है कि उसका हार्ट वो मतलब हार्ट की आर्टरीज नैरो हो जाती हैं, लेकिन यह कि ये जो बीमारी है एक जिस्म की किसी भी हिस्से को अफेक्ट कर सकती है, मतलब पूरी बॉडी में। फिर ये कि मतलब क्योंकि जब ये मतलब ये टांगों को ज़्यादा होती है तो इसको इस वजह से इसका नाम एक तरह की पेरिफेरल आर्टरी डिजीज या पैड इसको बोलते हैं। मतलब ज़्यादातर जो सबसे बड़ी वजह जो है इसकी यही है कि आपकी जो उसमें छोटी छोटी जो आर्टरीज में ना उसमें फैट डिपॉजिट्स हो जाते हैं। फिर कुछ लेस कॉमन भी वजह है, मतलब जो कम वजह है उसमें ये होता है कि कोई ब्लड वेसल की इन्फ्लेमेशन है या कोई आपको टांग को कोई चोट आई है पहले,
या आपकी जो मतलब जो है आपकी जो लिगामेंट्स या मसल जो है ना उनकी शेप जो है उनकी डिफरेंट किस्म की वो मतलब थोड़ी अनयूजुअल है, मुख्तलिफ है दूसरी लोगों से, या फिर अगर आप रेडिएशन से एक्सपोज हुए हैं तो ये भी छोटी और रीज़न है मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की। लेकिन मैंने जैसे बोला ना सबसे बड़ी वही रीज़न है कि आपके जो है ना उसमें आर्टरीज में वो फैट के डिपॉजिट्स हो जाते हैं। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देता हूँ, मतलब किन किन वजहों से इस चीज़ ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है। सबसे बड़ी वजह तो है ना कि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो उनको ये बहुत चांस है इसका। फिर जो डायबिटीज़ का शिकार है, डायबिटीज़ पे भी मैंने वीडियो अभी 4-5 वीडियो बनाई है, वो अभी आप काइंडली ज़रूर देखें क्योंकि उसमें एक एक चीज़ मैंने तफसील से बताई हुई है। हमारे डायबिटिक लोग इस चीज़ का शिकार ज़्यादा होते हैं, सबसे पहले स्मोकर और उसके बाद दूसरे नंबर पर डायबिटिक्स। फिर जो मोटे लोग होते हैं जिनका बॉडी मास इंडेक्स वो 30 से ज़्यादा होता है, बॉडी मास इंडेक्स के पे भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है तो वो भी आप देखें, तो वो उनको ये ज़्यादा होता है। फिर जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल जिनका हाई होता है उनको ज़्यादा रिस्क है। फिर जो बढ़ती उम्र में ज़्यादा है इसमें फिर ज़्यादा रिस्क है, 50+ मान लो जो लोग होते हैं। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की या हार्ट डिजीज़ की या स्ट्रोक की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको जो है उनको भी ज़्यादा ये हो सकती है। फिर एक जो है एक प्रोटीन कंपोनेंट होता है जो ब्लड में जो होमोसिस्टीन के नाम जैसे होता है उसका अगर हाई लेवल हो तो वो जो है ना उसकी वजह से भी हो सकती है। ये जो है ना होमोसिस्टीन है ना वो टिश्यू को बिल्डअप करने का प्रोटीन होता है, लेकिन अगर एक्सेसिव क्वांटिटी में हो जाए तो ये जो है ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें फिर मैं आपको दोबारा ये बताऊंगा कि जो लोग स्मोक करते हैं या डायबिटीज़ का शिकार हैं वो सबसे ज़्यादा उनको जो है ना इस चीज़ का मतलब पैड का सबसे ज़्यादा ख़तरा है। अब इसकी मैं कॉम्प्लिकेशन बता देता हूँ, मतलब क्या क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। एक तो यानी कि इसकी जो बड़ी पेचीदगी पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ की उसको हम कहते हैं क्रिटिकल लिम्ब इस्कीमिया। उसमें यह कि जब जो आमतौर पे जो है छोटे छोटे ज़ख़म हो जाते हैं टांग पे तो जो हील नहीं होते, या फिर इंजरी थोड़ी बहुत जो है मतलब जो है उसके और इन्फेक्शन हो सकता है आपके जो पाँव और टांगों को। और जब ज़्यादा ये इस्कीमिया मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड आपका वो कम होना शुरू हो जाए तो फिर जो है ना ये इन्फेक्शन जो है ना या इंजरी जो भी छोटी मोटी अगर आपको चोट लगी है तो वो जो है ना वो हील नहीं होती और इसकी वजह से जो है ना वो टिश्यूज़ की डेथ होना शुरू हो जाती है जिसको हम गैंग्रीन का बोलते हैं। तो गैंग्रीन की स्टेज एक काफ़ी ख़तरनाक स्टेज है जिसमें यह है कि अगर वो गैंग्रीन हो जाए तो लेट से कि टांग को अगर ये ज़्यादा वो चीज़ हो जाए तो वो टांग जो है ना वो काटनी भी पड़ सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ पाँव जिनके पाँव अफेक्टेड हैं और वो गैंग्रीन की मतलब उनका कोई जो है उनके ज़ख़म हुआ है जो हील नहीं हुआ और मतलब कोई चोट आई थी तो वो इन्फेक्शन बढ़ गया तो वो जो है ना उन्होंने सही इलाज नहीं कराया तो उस वजह से वो गैंग्रीन के मतलब वो बिल्कुल टिश्यू एक तरह का काला हो जाता है। तो फिर वो टिश्यू को जो है ऐसा जिस हिस्से में गैंग्रीन बना मिसाल के तौर पे पाँव की एक उंगली है या इवन लेट से पूरा पाँव इन्वॉल्व है तो वो फिर जो है ना वो काटना पड़ सकता है। तो ये एक तरह जहन में रखें, ये काफ़ी इसकी जो है ना एक डेंजरस किस्म की कॉम्प्लिकेशन है। फिर दूसरी जो बहुत डेंजरस कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपका स्ट्रोक और हार्ट अटैक हो सकता है। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि मैंने जैसे बोला कि पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ सिर्फ लिम्स को इन्वॉल्व करती है, ये आपकी जो है ना जहाँ पे भी जैसे फैट के डिपॉजिट्स हो जाएं जैसे मतलब हार्ट के जो ब्लड सप्लाई है उसमें फैट वो के डिपॉजिट हो जाएं तो वो तो हार्ट अटैक आ सकता है। और ब्रेन की अगर ब्लड सप्लाई इसमें रिड्यूस हो जाए तो फिर स्ट्रोक हो जाता है। अब इसकी मैं प्रिवेंशन बता देता हूँ, मतलब क्या क्या आप तरीके इख्तियार करें तो इससे आप बच सकते हैं। उसमें ये सबसे बड़ा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल रखें। मैं अक्सर जो भी बीमारियां डिस्कस करता हूँ उसमें एक हेल्दी लाइफस्टाइल का वर्ड यूज़ करता हूँ कि मतलब आपने अपनी सेहत बिल्कुल आप जाने सेहत के मुताबिक आपने उस पर अमल करना है ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। तो सबसे पहले ये है कि लेट से अगर आप स्मोकर हैं तो बिल्कुल छोड़ दें, बंद कर दें क्योंकि बहुत स्मोकिंग डेंजरस है। मैंने स्मोकिंग पे भी वीडियो बनाई हुई है, वो 8-10 मिनट की वीडियो है। तो वो जो है काफ़ी लोग हमको जब उनको डेंजरस चीज़ें हम बताते हैं तो वो नहीं छोड़ते स्मोकर, लेकिन एक ख़ास चीज़ हम जब बताते हैं तो पेशेंट अक्सर कहीं छोड़ देते हैं स्मोकर। तो वो आप इंटरेस्टिंग वीडियो ज़रूर देखिएगा स्मोकिंग पे। अच्छा, फिर यह कि इसमें जो डायबिटीज़ को जिन जैसे मैंने बताया ज़्यादा रिस्क है, जो शुगर के मरीज़ हैं तो उनका अगर शुगर की अगर वो है प्रॉब्लम तो वो जो है ना उनको अच्छी तरीके से कंट्रोल करेंगे तो वो इंशाल्लाह वो ठीक रहेंगे। फिर यह कि एक्सरसाइज जो है ना वो ज़रूरी है कि मतलब जो
डेली 30 to 45 मिनट्स जो है ना, ये तो लाजमी हम रिकमेंड करते हैं कि मतलब डेली नहीं भी है तो कम से कम 5 दिन हफ्ते में आप ज़रूर करें जो है ना वो एक्सरसाइज। मतलब लेट्स से और कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते तो आप तेज़ कदमों के साथ वॉक करें। तो ये मैंने काफ़ी वीडियोज़ इस पर भी बनाई हुई हैं कि तकरीबन बहुत सारी बीमारियों पे एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है। फिर यह है कि अगर लेट से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, वो चाहे एक्सरसाइज से चाहे दवाइयों से, या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वो भी ज़रा उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो फिर जो फैट वाली चीज़ें हैं जो आप खुराक में खाते हैं वो बिल्कुल बंद कर दें। फैट वाली चीज़ें जो सैचुरेटेड फैट है ख़ास तौर पे, वो जो है ना वो बिल्कुल वो चीज़ें आपने नहीं खानी। फिर आपने अपना वज़न जो है वो बिल्कुल हेल्दी रखना है अपने हाइट के हिसाब से। मतलब जो लोग मैंने बताया ना, जैसे जिन लोगों को मोटे होते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो वेट आपने बिल्कुल सही रखना है। अब आ जाते हैं जी इसके जो है ना डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की तरफ। पहले डायग्नोसिस डिस्कस कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो ये है ना कि जब डॉक्टर हमारे पास जब पेशेंट आते हैं तो उसमें हम फिज़िकल एग्ज़ाम करते हैं, मतलब पेशेंट को चेकअप करते हैं। तो उसमें ये है ना कि जैसे मैंने बताया शुरू में कि पल्स आपकी जो है ना, मतलब अगर जहाँ पे भी आर्टरी आपकी तंग हुई हुई है उसके नीचे जो पल्स आ रही है वो बिल्कुल वीक हो सकती है या कभी कभी महसूस ही नहीं हो सकती। और फिर यह कि अगर हम एक स्टेथोस्कोप लगाएं तो एक वूशिंग किस्म की साउंड आती है जिसको ब्रूई कहते हैं। मतलब जो है ना उसमें स्टेथोस्कोप में साउंड आती है, तो वो फील हो सकती है। फिर यह कि पूर वूंड हीलिंग, मतलब जैसे मैंने बोला ना कि छोटी मोटी कोई वूंड हो, इंजरी हो तो वो हील नहीं होती, तो वो उसके साइन टांग में दिखाई दे सकते हैं। और जो है उसकी जो जिस टांग को भी ये पैड हुई है तो उसकी जो है ना उधर उस साइड पे ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है। फिर इसमें कॉमनली हम टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं एंकल ब्रेकियल इंडेक्स ABI। ये जो है ना ये हमारे इसके डायग्नोसिस में बहुत कॉमन टेस्ट यूज़ होता है। इसमें ये होती है जो हम आपका ब्लड प्रेशर कंपेयर करते हैं आपके टखनों से और ब्लड प्रेशर मतलब आर्म के, मतलब जो है ज़ाहिर है अगर टखनों में वो आपकी जो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज हुई है उधर पाँव में, उधर ब्लड प्रेशर कम होगा एज़ कम्पेयर टू जो आम बाजू में जो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। इसमें मतलब जो है ना जो ब्लड प्रेशर एक रेगुलर ब्लड प्रेशर के साथ जो है ना स्पेशल अल्ट्रासाउंड डिवाइस जो आती है वो यूज़ होती है आपकी ब्लड प्रेशर के एवेल्यूएशन के लिए। उसमें यह है कि कभी कभी हम आपको ट्रेडमिल पे भी चलने का कह सकते हैं, और उससे पहले चलने से पहले और बाद की रीडिंग ले लेते हैं ताकि जो है ना ये पता चल जाए कि आपकी जो आर्टरीज है वो कितनी ज़्यादा तंग हुई है। मतलब उस पर मतलब जब ट्रेडमिल पे ज़्यादा बंदा चलेगा तो उसकी ज़्यादा सिम्टम ज़्यादा आएंगी, तो उसकी अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितनी ज़्यादा तंग है आर्टरीज। फिर इसमें अल्ट्रासाउंड का टेस्ट भी आता है जिसको हम डॉपलर अल्ट्रासाउंड कहते हैं। उसमें जो है ना ब्लड फ्लो की इवैल्यूएशन हो जाती है, मतलब उसमें ब्लॉक्ड और नैरोज जो आर्टरीज होती हैं उसका पता चल जाता है। इसके अलावा एंजियोग्राफी टेस्ट होता है जिसमें यह ना कि एक हम जो है ना डाई इस्तेमाल करते हैं, कंट्रास्ट मटेरियल जो होता है वो जो है ना आपकी ब्लड वेसल में इंजेक्ट किया जाता है। तो वो जो है ना हमें पता चलता है कि ब्लड फ्लो मतलब उसका हम व्यू लेते हैं कि वो आपकी जो है जैसे जैसे कंट्रास्ट ट्रैवल करता है तो पता चलता है कि वो ब्लड फ्लो कैसा हो रहा है। तो उसमें मतलब जो है ना साथ इमेजिंग टेक्निक इस्तेमाल होती है, जिस मतलब जैसे एक्सरे इमेजिंग या एक प्रोसीजर आता है मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी MRA या फिर CT एंजियोग्राफी CTA होते हैं। तो उसके साथ साथ वो हम सारा वो फ्लो वो मॉनिटर वो चेक कर रहे होते हैं कि ब्लड फ्लो कितना है। और ये जो है ना इसके अलावा एक जो है जो ये कैथेटर जो एंजियोग्राफी है वो ये है कि वो इन्वेसिव प्रोसीजर है। उसमें एक ये भी है कि आपका मतलब एक तो पहले मैंने जो टेस्ट बताया ना वो एंजियोग्राफी है। फिर जो कैथेटर एंजियोग्राफी इसमें यह है कि चूँकि इन्वेसिव प्रोसीजर इसमें यह कि आपका एक कैथेटर लगा के ना उसमें आर्टरी के थ्रू जो है ना वो मतलब जो है जैसे ग्रॉइन के एरिया में उसको कैथेटर पास किया जाता है और उधर तक लेके जाया जाता है जहाँ पे जो मतलब प्रॉब्लम है, मतलब टांग के नीचे वाले हिस्से पे बहुत प्रॉब्लम है। तो उसके साथ वो डाई भी इंजेक्ट हो जाती है। तो इसमें ये होता है कि ये बेसिकली कैथेटर एंजियोग्राफी जो मैंने बताया ना ये एक मतलब एज ए ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल की जाती है। मतलब एक तो सिर्फ ये डिटेक्ट करने के लिए नहीं है कि आप कोई ये पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होगी, इसको ट्रीटमेंट के तौर पे भी यूज़ हो सकता है। यानी मतलब ये कि ट्रीटमेंट के तौर पे ऐसे ही है, मतलब जैसे मतलब हार्ट का जो होता है ना ऑपरेशन जो
मतलब जिसमें वो आर्टी बैलून वो करते हैं एंजियोप्लास्टी, मतलब जो है ना वो एक इसमें भी यही है कि जो आपके जो कैथेटर एंजियोग्राफी हम लोग करते हैं वो सिर्फ डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल नहीं होते, उसमें एक कि बैलून छोटा सा इंसर्ट करके ना उसके जो है ना आपकी जो आर्टरी को जो ब्लड वेसल जो जहाँ से नैरो हुई है उसको एक्सपैंड किया जाता है, और या फिर कोई मेडिकेशन डाली जाती है जिससे आपका ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाए। और फिर ये कि इसके अलावा आप ब्लड टेस्ट भी करा सकते हैं जिसमें आपका कोलेस्ट्रॉल और जो दूसरी लिपिड जैसे ट्राइग्लिसराइड चेक करने के लिए या डायबिटीज़ चेक करने के लिए ये भी टेस्ट करा सकते हैं। अब आ जाते हैं इसकी ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट के हम बेसिकली दो मकसद हैं। एक तो ये है कि जो आपकी सिम्टम हो रही है जैसे टांगों का दर्द हो रहा है तो ताकि उसको आराम आ सके और ताकि आपकी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी शुरू हो सके। फिर यह कि आपको दूसरा एम हमारा ये होता है कि जो उसकी जो फर्दर प्रोग्रेशन जो होता है ना मतलब एथेरोस्क्लेरोसिस की उसको हम स्टॉप करें ताकि मज़ीद आपके जो फैट डिपॉजिट की वजह से हार्ट अटैक और जो स्ट्रोक का रिस्क है वो कम हो जाए। उसमें यह है कि इन सारे जो हमारे जो गोल हैं उसका लाइफस्टाइल चेंजेस से भी फ़र्क पड़ सकता है, मतलब आराम आ सकता है। ख़ास तौर पे जब ये बीमारी अगर आपको शुरू में लगे तो अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, जैसे सपोज आप स्मोकिंग करते हैं क्विट कर देंगे, या और कोई लट से आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह का मसला है तो उस पर आप कंट्रोल कर लेंगे, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर लेंगे, तो वो जो है ना लाइफस्टाइल चेंजेस में मतलब अगर बीमारी इतनी बड़ी नहीं हुई तो वो शुरू में से ही ठीक हो सकती है। मतलब उसमें हम डॉक्टर्स क्या करते हैं कि लट से कि आपका कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो या ब्लड प्रेशर का मसला है तो वो हम मेडिसिन दे देते हैं ताकि वो चीज़ें ठीक हो जाएं। तो फिर इस जो है ना इस डिजीज़ का फर्दर प्रोग्रेशन मतलब जो है ना वो रुक सकती है। तो अब मैं कुछ मेडिकेशन भी बताता हूँ, मतलब जो भी आपको चीज़ें रिस्क फैक्टर्स हैं ना वो उसको आप मेडिकेशन से ज़्यादा कंट्रोल करते हैं। तो उसमें सबसे पहले एक लट से आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है तो कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स आती हैं जो स्टैटिन के नाम से डिफरेंट ड्रग्स आती हैं। तो उसमें यह होता है कि हमारा ये गोल होता है जो आपकी बॉडी में लिपिड है जो LDL जो लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन जो बैड वाला कोलेस्ट्रॉल होता है वो हमारा ये टारगेट होता है कि वो 100 मिलीग्राम से मतलब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम हो या उसकी 2.6 मिलीमोल पर लीटर से कम हो। तो वो जो है अगर आपको एडिशनल कोई रिस्क फैक्टर है जैसे हार्ट अटैक है या स्ट्रोक वगैरह का है या डायबिटीज़ है या आप स्मोकिंग करते हैं तो इसको जो है ना 100 से भी कम हमारा टारगेट होता है कि ये अचीव हो जाए, मतलब जो LDL का लेवल है। फिर ये कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तो आपको जो ब्लड प्रेशर लोअरिंग की मेडिसिन दे सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जो ब्लड प्रेशर का जो भी एक गोल होता है कि एक जो आपका ऊपर वाला 130 और नीचे वाला 80 से जो है ना ज़्यादा ना बढ़े। तो ये जो 130 और 80 का लेवल ये भी आपकी हार्ट की भी जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होती है उसके लिए भी एक हमारा टारगेट यही होता है कि या डायबिटीज़ या मिसाल के तौर पे किसी गुर्दे डैमेज हो रहे हैं तो उन सारों में या पेरिफेरल आर्टरी डिजीज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ भी उन सारों में ये जो टारगेट यही होता है कि हमारा 130 ऊपर वाला और नीचे वाला 80 रहे। तो ये जो है इसमें मतलब ज़ाहिर है उसके जो कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन दी जा सकती हैं। फिर साथ ये है कि अगर लट से बंदे को शुगर का मर्ज़ है तो उसको शुगर के लिए दवाइयाँ देनी पड़ती हैं ताकि वो कंट्रोल में रहे। और क्योंकि इसमें ब्लड क्लॉट्स का प्रॉब्लम हो सकता है तो उसमें क्योंकि ब्लड फ्लो आपका बहुत रिड्यूस होता है तो जो है ना ब्लड क्लॉट्स का ख़तरा होता है। तो उसमें हम डेली एस्प्रिन जो है ना रिकमेंड कर सकते हैं जो आपको जो ब्लड को वो एक तरह का वो उसको थिनिंग करती है तो वो जो है क्लॉट्स से बचा सकती है। या एक और ड्रग आती है जिसको क्लोपिडोग्रेल कहते हैं, प्लाविक्स के नाम से आती है, तो वो ये हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फिर यह है कि जो इसमें जो आपकी जो सिम्टम हो रही हैं जो मतलब जो आपकी टांगों में दर्द हो रहा है उसके लिए मेडिसिन आती हैं किलोसेटोजोल के नाम से आती है जो ना उसको ये ब्लड को थिन भी करती है और आपकी जो वाइडनिंग मतलब जो ब्लड वेसल्स को ना उसके खोलती भी है, वाइडन करती है। तो वो जो सिम्टम्स हो रही हैं जो क्लाडिफिकेशन की वजह से जैसे लेग पेन है जो पैड में होता है तो वो जो है ना उससे काफ़ी सिम्टम जो है ना कम हो सकती हैं। और इस मेडिसिन के छोटे से साइड इफ़ेक्ट भी आपको मैं बता दूं, उसमें हेडेक या डायरिया वगैरह भी हो सकता है। साइलोस्टाजोल जो आप दवाई का नाम ध्यान में रख लें, CILOSTAZOL, ठीक है। फिर इस ड्रग के एक ऑल्टरनेटिव ये है जिसको पेंटॉक्सीफाइलिन जो है ड्रग आती है। तो लेकिन ये कि ये जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना इसके कम है पेंटॉक्सीफाइलिन के,
लेकिन ये कि ये साइलोसेट्राजोल से ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं है। फिर इसमें फिर जो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है, लेट्स से एक बंदा मेडिसिन से या लाइफस्टाइल चेंजेस से उसकी बीमारी नहीं कंट्रोल होती, तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंजियोप्लास्टी और सर्जरी आती है। एंजियोप्लास्टी जैसे हार्ट की एंजियोप्लास्टी होती है ना, वो तकरीबन वो बिल्कुल सेम इधर भी वही मतलब चक्कर इस तरह करते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया ना, जो टेस्ट होता है, जो कैथेटर डालते हैं कि मतलब छोटा सा कैथेटर होता है, मतलब जो है ना वो आपकी ग्राइन से ब्लड वेसल से लेके वो जहाँ वहाँ पे तक उसको लेके जाते हैं जहाँ पे आपकी आर्टरी अफेक्टेड है। तो उसके जो है ना उस कैथेटर के टिप पे एक छोटा सा बैलून होता है, तो वो जो है ना उसको इन्फ्लेट किया जाता है ताकि वो जो आर्टरी जो नैरो हुई है वो मतलब नैरो जो हुई है, मतलब जो तंग हुई है वो खुल जाए, और उसके साथ साथ जो है ना आर्टरी थोड़ी स्ट्रेच हो जाए ताकि आपका ब्लड फ्लो जो है वो सही हो जाए। फिर यह कि एक मैश फ्रेमवर्क भी आता है जिसको स्टेंट कहते हैं, तो वो जो है ना उसमें स्टेंट डाल सकते हैं आर्टरी में ताकि वो फिर से बंद ना हो, मतलब खुली रहे। और जो हार्ट मतलब मैंने कहने का जो हार्ट में प्रोसीजर यूज़ करते हैं वो भी इधर भी एंजियोप्लास्टी, मतलब ये ना एंजियोप्लास्टी टांगों के भी इसमें हो सकती है। फिर ये जो है इसका एंजियोप्लास्टी मतलब एक और वाली चीज़ आती है जो बाईपास है, जैसे हार्ट में बाईपास ऑपरेशन होता है ना, जिसमें मतलब ये कि ग्राफ्ट बाईपास, उसमें ये कि बॉडी के एक और हिस्से से जो ना वैसल लेके जो है ना वो उसमें लगा देते हैं, या वो मसनूई होती है तो उसमें ये होता है कि जो मतलब जहाँ पे आर्टरी जो है ना जो तंग हुई है उसकी साइड पे एक वो ये नई ग्राफ्ट लगा देते हैं ताकि जो ब्लड फ्लो सही मतलब उससे चलना शुरू हो जाए। इसको बाईपास कहते हैं, मतलब आपका ब्लड बाईपास दूसरे रास्ते से जा रहा है, ठीक है। तो इस जो है ना मतलब जो है ना वो आर्टरी जहाँ पे आपकी जो ब्लॉक हुआ है उसको ये चीज़ नई वाली जो आपने वैसल लगा दी है उसमें बाईपास के जरिए उसको बाईपास कर देती है, जिससे ब्लड फ्लो आपका सही हो सकता है। फिर यह कि थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी भी आती है। इसमें यह कि अगर आपका ब्लड क्लॉट है जो आर्टरी को ब्लॉक कर रहा है, तो उसमें क्लॉट को डिजॉल्विंग ड्रग्स आती हैं जो है ना जहाँ पे वो क्लॉट बना होता है, तो उसको वो ब्रेक कर सकता है। फिर इसमें मेडिकेशन और सर्जरी के अलावा एक सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम होता है। उसमें यह कि आपकी एक्सरसाइज को जो मॉनिटर की जाती है, एक्सरसाइज का एक तरह का प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, वो उसमें मतलब ये वो हमारी कोशिश होती है कि बंदा ज़्यादा से ज़्यादा चल सके ताकि वो मतलब जो है मतलब उसका जो है ना पेन फ्री पीरियड, मतलब ये कह लें कि मतलब कितना वो डिस्टेंस ट्रैवल कर सके कि उसके दर्द ना हो, आप समझ गए। यानी कि मतलब उसको हम उसका जो है ड्यूरेशन, मतलब एक बंदा लेट से उसको थोड़े से फासले पे लेट से थोड़े से चंद कदम चलता है, दर्द हो जाता है, तो हमारी कोशिश क्या होती है जो इसमें सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम है, तो कि वो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उसकी लाइफस्टाइल चेंजेस है या मेडिकेशन से वो डिस्टेंस उसका ज़्यादा कवर कर ले। जैसे मिसाल के तौर पे अगर वो उसको कुछ मीटर के फासले पे दर्द शुरू हो जाता है, तो लेट से 100 मीटर के फासले पे दर्द शुरू हो जाता है, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम से वो 200 मीटर 300 मीटर या ज़्यादा वो चल सके पेन फ्री। तो ये सुपरवाइज एक्सरसाइज प्रोग्राम भी ज़रूरी है। अब मसला ये है कि पेशेंट यहाँ पे, तो मैं तो वेस्टर्न कंट्री में बैठा हूँ, यहाँ पे तो बड़ी सारी वो सारा प्रोसीजर सही तरह से हो रहे थे, तो ये फॉलो अप पेशेंट का भी बहुत ज़रूरी है। मतलब पेशेंट जो है ना वो उसका भी कोऑपरेशन ज़रूरी है। ज़ाहिर है अभी ज़बरदस्ती तो डॉक्टर उसको चला नहीं सकता अगर पेशेंट कोऑपरेट ना करे। तो ये आप बात ध्यान में रखें, मतलब जितनी आप पेन फ्री एक्सरसाइज मतलब ज़्यादा करेंगे, जितना डिस्टेंस ज़्यादा दूर करेंगे, तो आपके लिए वो अच्छा है। अब इसमें मैं आपको लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ भी बता, मतलब लाइफस्टाइल अब होम के अगर आप स्मोकर हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें, वो आपके लिए तबाही है, ठीक है। फिर एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि आप मतलब इतना ज़्यादा चल कोशिश ये होनी चाहिए कि जो है ना आप कितना ज़्यादा से ज़्यादा चल सकें विदाउट पेन। तो वो जो है ना आपकी जो प्रॉपर एक्सरसाइज होती है ना, वो आपकी जो मसल्स को भी एक तरह की ट्रेन कर देती है ताकि वो ऑक्सीजन अच्छी तरीके से ना वो यूज़ कर सकें। तो आपको डॉक्टर भी एक्सरसाइज का प्लान बता सकता है। और या फिर यहाँ पे वेस्टर्न कंट्री में क्लॉडिकेशन एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी होते हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिर इसके अलावा जो एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप हेल्दी डाइट के लें, जिसमें मतलब आप फैट से कोलेस्ट्रॉल वाला वो जिसमें भी जो है ना चर्बी वाली चीज़ें हैं उससे वो परहेज़ करें।
फिर कुछ ओवर द काउंटर मेडिसिन आती हैं जैसे सूडोएफेड्रिन वगैरह, एडविल कोल्ड एंड साइनस जो उसके नाम से आती है, वो मतलब उससे आप खुद से बचें, क्योंकि वो जो है ना आपकी ब्लड वेसल को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट कर सकती हैं, तो आपकी जो है इसकी पैड की सिम्टम बढ़ा सकती हैं। तो ये जो ओवर द काउंटर जो है ना मेडिसिन आती है ना, एडविल कोल्ड जो मतलब जुकाम वाली हो इस तरह की, उनसे आप परहेज करें। फिर इसमें यह कि आपका पाँव का केयर बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी सर्कुलेशन सही रहे। जैसे मैंने बताया ना, जब मैं बीमारी की सिम्टम डिस्कस की, जितनी आपकी सर्कुलेशन पूर होती चली जाती है, बीमारी बढ़ जाती है, या अगर आपको तो वो आपकी सारी टांगों की मतलब जो है कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई छोटा मोटा ज़ख्म, तो वो हील नहीं हो सकते। तो पाँव की केयर करना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें यह कि आप पाँव डेली धोएँ, फिर उनको ड्राई करें और जो है ना पूरा सही तरीके से, तो और फिर उनको मॉइस्चराइज करें ताकि जो ना कोई क्रैक्स वगैरह होने से बच जाएं। टोज़ के बिटवीन, जो टोज़ के दरमियान में ना, वो आपको मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना, क्योंकि उसमें फिर यह है कि वो फंगल ग्रोथ हो सकती है। तो ये आप ध्यान रखें जब मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, मतलब टोज़ के दरमियान में जो है ना मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। फिर यह कि आप जो प्रॉपर जो जूते और जो है ना वो सॉक्स जो है ना वो थिक पहने, ड्राई हों और उनको सही तरह साफ़ हों। और कोई भी अगर कोई फंगस वगैरह इन्फेक्शन या छोटा मोटा हो जाता है और कोई इंजरी हो जाती है, जब वो फटाफट आप ट्रीट करें उसको। और आप नेल्स को काटने में भी बहुत एहतियात करें, मतलब जो है ना वो आप बिल्कुल उसमें वो उस तरह नहीं काटने साइडों से, आप बिल्कुल जो जितने मतलब इस तरह के आपने वो करना है ना कि आपने वो जो आगे से सामने से बड़े हैं वही आप इसे काटें। फिर यह कि आप अपने फुट को, पैरों को डेली देखते रहें कि कोई चोट वगैरह तो नहीं आई। और यहाँ फुट के डॉक्टर भी होते हैं, पोडाट्रिस्ट, उससे भी आप जो है ना अगर लट से खौन वगैरह हैं तो वो ठीक करवा लें। तो ये जो मैं साथ छोटी छोटी एहतियातें बता रहा हूँ, अगर आप इस पर सख्ती से अमल करेंगे या करेंगे तो वो जो है आपकी बीमारी इंशाल्लाह कंट्रोल में रहेगी। जितना आप एहतियात कहते हैं ना, परहेज इलाज से बेहतर है। जितना आप पाँव की एहतियात करेंगे, जितना आप इस चीज़ों को मतलब ज़ख्म, अपने पाँव को ज़ख्मी होने से या इस तरह की चीज़ों को बचाएंगी, उसकी अच्छी तरह देखभाल करेंगी, इतना इंशाल्लाह आपकी बीमारी कंट्रोल में रहेगी। और जो मैंने एहतियातें बताई हैं, जैसे एक्सरसाइज वगैरह आते हैं, खुराक अच्छी इस्तेमाल करनी है हेल्दी, तो आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आप इस बीमारी से कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पैड पे मतलब पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ पे पसंद आई होगी। और इसमें जैसा कि मैं हर बीमारी के अक्सर एंड पे यही कहता हूँ कि आप अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस और अपनी जितनी आप परहेज कर सकें, उससे मतलब आप बीमारी की शदीद अलामात से बच सकते हैं। काफ़ी चीज़ें इंसान के अपने बस में हैं, अक्सर बीमारी इंसान की अपनी लापरवाही और सुस्ती का नतीजा होती हैं। तो ये मेरी बात आप ध्यान से सुने। मेरी जो वीडियोस कभी कभी लंबी हो जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है एक बीमारी को मैं A to Z उसमें डिटेल डिस्कस करनी होती है, और उसमें यह है कि आपको सारी मतलब मैं वही बताना चाहता हूँ कि जो आपको बहुत ज़्यादा मुफीद मालूमात हों, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। क्योंकि अगर आप अच्छी तरीके से आप खुद ख्याल रखेंगे अपनी सेहत का, तो काफ़ी जो है ना आप शदीद मुश्किलात से मतलब बच सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर करें, और बेल वाले आइकन को ज़रूर क्लिक करें, ताकि जो भी मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट मिल जाए। और वीडियो अगर आपको कोई लगता है कि मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा पहुंच रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया करें। क्योंकि इससे ये होता है कि जब आप शेयर करेंगे सोशल मीडिया पे, जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह, जिधर मतलब आप शेयर कर सकते हैं, तो उसमें यह है कि दूसरे इंसानों का भी भला होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुंचेगा, और मतलब ज़्यादा लोग जो है ना इन चीज़ों से मुफीद मतलब मालूमात से फ़ायदा उठा सकेंगे। चलें, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में। फ़िलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़।